हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मूल्यांकन पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके आगे के पार्ट की। जैसा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मूल्यांकन आप किस सब्जेक्ट का नहीं करते हो, मतलब हर सब्जेक्ट का करते हो ना। तो इसलिए ही जो मूल्यांकन चैप्टर है वो आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो या फिर सीडीपीओ कोई भी हो, उसमें मूल्यांकन ज़रूर आता है। तो इसलिए आपको मूल्यांकन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने बताया 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ आप खुद रियलाइज़ करेंगे एग्ज़ाम जब दे रहे होंगे कि ये मतलब जो क्लास थी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि कई सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, जैसे अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ये क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ों की। अब उसमें जो बचा हुआ पार्ट था वो उसमें मैंने बोला था आपसे डिस्कस करने को CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दूसरा जो डिस्कशन मुझे करना था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसके साथ हम लोग कवर करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम लोग अभिसारी व अपसारी चिंतन कहते हैं, वो क्या है। और साथ ही में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं CCE से, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। देखिए CCE, जैसे कि C का मतलब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस। क्या मतलब है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या मतलब है इसका, पहले इसको जानने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पृष्ठभूमि क्या रही, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2009 में RTE मतलब राइट टू एजुकेशन आया था और फिर उसको अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अब इसमें जो ये RTE है, इसमें खुद ही इस बात का जिक्र हुआ है कि बच्चे की प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूर्ण होने तक उसमें CCE का जो है पालन किया जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके भी बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, क्योंकि आप टीचर होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन क्यों बना और क्या इससे पहले निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात हमारे संविधान में नहीं थी। तो देखिए थी अनुच्छेद 45 जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है, और आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जब भी कोई भी चीज़ नीति निर्देशक तत्वों में होती है तो वो गाइडलाइन के तरीके होती है, मतलब अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो किसी के ऊपर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ना, ये बात होती है। और लेकिन अगर जो चीज़ हम लोग के अधिकारों में आ जाती है उसको हम लोग पाने के लिए अपना जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, जो भी कोर्ट्स हैं उनमें जा सकते हैं। लेकिन DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो आर्टिकल 45 था ये उसके अंतर्गत आ जाता, DPSP के अंतर्गत। तो इसको जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको क्या मूल अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 21A में रख दिया गया। तब से ये क्या हो गया, मतलब अनिवार्य हो गया, अब ये अधिकारों में आ गया। ये मैंने बैकग्राउंड की बात इसलिए की क्योंकि आप टीचर होने जा रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A। इतना याद करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, क्योंकि सीटेट में नहीं पूछा जाएगा बट एक बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। और साथ में जो टेट्स वगैरह, UP टेट वगैरह, इनमें ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैंने बता दिया वो भी। चलो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन?
सतत, आप सिर्फ वर्ड्स पे जाया करिए। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है सीटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रटने से काम नहीं चलता, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, है ना, क्योंकि वर्ड्स आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे सीटेट में और इसलिए ही लोगों के लिए वो टफ हो जाता है ना। देखिए सतत क्या मतलब है इसका? सतत मूल्यांकन ना, सतत मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन मतलब लगातार हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है, मतलब हमें बार बार परीक्षाएं लेनी है। अगर ये आपके मन में आ रहा है तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए सतत का मतलब यहाँ लगातार से तो है, पर यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप हर 2 दिन में बच्चे के सामने टेस्ट पेपर लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे टेस्ट दो, है ना। बच्चा वहीं पर ढेर, बच्चा तो परेशान हो रहा है कि जब देखो तब मैम ये वो बोर हो जाएगा। आप रोज रोज पेपर लेके उसके सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी थिंकिंग अभी हम लोग के जैसी नहीं है कि हम लोग ये समझ पाए कि हाँ जैसे ही हम लोग टेस्ट देते हैं तो हम लोग के अंदर थोड़ा उसकी नहीं है ऐसी थिंकिंग, तो वो तो बोर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, आपको कभी भी ऐसे ऑप्शन पे जो पॉजिटिव थिंकिंग जिससे आपसे पूछी गई हो, कभी भी ऐसे ऑप्शन पे टिक नहीं करना है जिसमें सतत का अर्थ ये बताया गया हो कि बार बार परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है। अब देखिए मैं बताती हूँ इसका असली में अर्थ क्या है। पहले तो सतत का मतलब लगातार तो है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लगातार है, लेकिन इसका मतलब बार बार परीक्षाएं आयोजित करना नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए सतत का अर्थ होता है कि मूल्यांकन तो हो, लगातार भी हो, लेकिन ऐसे टेस्ट पेपर लेके आप खड़े नहीं हो जाएंगे। क्या होगा? जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उसके बीच में ही मूल्यांकन होगा। यही होता है लगातार कि आपने कुछ पढ़ाया बच्चे को, आपने थोड़ी सी चीज बताई और फिर उसके बाद बच्चे से आपने पूछा। आप इसलिए पूछ रहे हैं कि देख रहे हैं कि बच्चे को वो चीज आई या नहीं आई। आप कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं बच्चों को, है ना। आप अलग अलग नहीं कर रहे हैं, भाई ये तो होशियार है, इसको तो समझ में आ जाता है, इसको तो आता ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है, ये नहीं कर रहे हैं। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को नहीं आ रहा है तो क्या कमी है मेरी विधियों में और मुझे क्या चेंजमेंट करने की जरूरत है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर सतत का सिर्फ एक ही अर्थ है कि ये जो सतत का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होना चाहिए। और ये जो मैंने लाइन बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इससे ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं, तो उसमें आप ये हमेशा ध्यान रखना कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निहित होना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब है सतत कि मतलब पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही लगातार चल रहा है। इससे क्या होता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, टीचर को भी पता चलता है कि हमारी विधियों में क्या कमी है या हमें किसमें सुधार करने की जरूरत है ना। और वो समझ पाता है कि बच्चा किस लिए नहीं समझ पा रहा है और फिर उसके हिसाब से अपनी विधियों में परिवर्तन करता है और फिर बाद में बच्चे को किसी ना किसी तरीके वो समझा ले जाता है। तो ये मतलब होता है सतत का। अगर आपने कल जो मैंने अभी वीडियो डाला था मूल्यांकन वाला, जिसका पहला वाला पार्ट है, अगर आपने वो अच्छे समझा, उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड जो समेटिव असेसमेंट है योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं जो रचनात्मक मूल्यांकन बता रही थी उसमें भी यही था कि क्या है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। आपने कोई एक क्वेश्चन पढ़ाया, मैथ में कुछ भी पढ़ाया और आपने दूसरा बच्चे से पूछा, तो ये क्या है, ये रचनात्मक मूल्यांकन है ना। या आप नंबर नहीं बांट रहे हो, ये रचनात्मक मूल्यांकन है। तो वही चीज़ तो मैंने सतत में भी बताई कि इसका मतलब वही है। तो इसका क्या क्या सीधे अर्थ जाता है कि सतत का, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का जो अर्थ है वो सीधे किसकी तरफ वो इशारा करता है, रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ या फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। तो जब उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि कहीं भी अगर आपको रचनात्मक मूल्यांकन दिया हुआ है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है ना, क्योंकि भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का यही अर्थ ही
नहीं बताऊंगी। मैंने कहा आपसे कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊंगी, सॉलिड ही बताऊंगी। आलतू फालतू की चीज़ों में, आलतू फालतू की थ्योरीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, ना ही आपका कराऊंगी। बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी, ना कि इसलिए कि मैं चीज़ों को एक्सपेंड करूं और फिर उसके बाद क्या हो, मेरे व्यूज़ बढ़े, ये हो, टाइम हो, मतलब ऐसे मेरी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो इम्पोर्टेंस रखती हूँ, इसलिए आपको मेरे जो बातें हैं वो माननी चाहिए, ठीक है। और अगर आप मानेंगे तो आप रियलाइज़ भी करेंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा। व्यापक का क्या अर्थ है? देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का निम्न में से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको देगा, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। व्यापक का क्या अर्थ है? व्यापक नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव। क्या मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव का? देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि मूल्यांकन करने में आपको सिर्फ बच्चे के शैक्षिक पहलुओं को ही सम्मिलित नहीं करना है। मतलब वो हिंदी में कैसा है, वो गणित में कैसा है, वो इंग्लिश में कैसा है ना। तो ये सब तो शैक्षिक पहलू हो गए। वो साइंस में कैसा है, आपने इसका मूल्यांकन कर लिया, लेकिन जो मूल्यांकन है वो उसका एरिया सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि सह शैक्षिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कौन कौन से शैक्षिक पहलू हो गए हमारे? जैसे हमारा हो गया योगा, है ना, खेल कूद हो गया, सफाई स्वच्छता बच्चा कैसे करता है, कैसे रहता है, वो क्या है, सह शैक्षिक पहलू है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक, ये दोनों ही पक्ष पहलू हमारे शामिल होने चाहिए मूल्यांकन में। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या अर्थ है इसका, कि जो मूल्यांकन है वो एक रचनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब पढ़ने पढ़ाने के दौरान चलती रहनी चाहिए। और व्यापक का मतलब है साथ में शैक्षिक के साथ में सह शैक्षिक जो पहलू हैं मूल्यांकन के, उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। अब मैं बताऊंगी आपको जिसमें बहुत ज़्यादा घुमाया जाएगा, वो देखिए ऐसे घुमाया जाएगा आपको कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है निम्न में से क्या अर्थ है या निम्न में से क्या उद्देश्य है। तो आपको ये बार बार परीक्षाओं वाला ऑप्शन तो आपको बहुत बार मिलेगा, और भी कई ऑप्शन मिलेंगे, पर आपको किसके साथ जाना है, जो मैंने अर्थ बताया वो। हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिया हो कि इससे क्या होता है, जो शिक्षक है उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसको अपनी विधियों को सुधार करने का मौका मिलता है। तो हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक ये भी अर्थ है। मैंने सतत में आपको बताया कि क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो शिक्षक को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है 2 तरीके से होते हैं। एक तो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले मतलब क्लोज एंडेड प्रश्न, और एक होता है मुक्त अंत वाले, मुक्त अंत वाले प्रश्न, ठीक है। देखिए बंद अंत वाले का क्या अर्थ है? देखिए बंद अंत वाले का अर्थ है कि एक फिक्स आंसर होगा उसका, और उसके आगे आपको नहीं बताना है। जैसे आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछ लिया गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है, तो आप जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें आप एक चूज करेंगे, ना कि आप वहां पर कहानियां लिखने बैठ जाएंगे कि सतत का निम्न में से ये अर्थ है, व्यापक का ये अर्थ होता है और पूरा ये अर्थ होता है। ऐसा नहीं, जो भी मैं सारी बातें बता रही हूँ आपको वहां लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। मतलब आप बंधे हुए हैं आंसर में, बंद अंत वाला है वो, है ना। मतलब इधर क्या आ गया, बंद अंत वाले प्रश्नों में हमारा कौन से प्रश्न आ जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपसे सही गलत आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही गलत पूछा गया,
उसमें भी आप बंद हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, आप मुक्त नहीं हैं, तो वो बंधन वाले प्रश्न हो गया। आपको मैचिंग दी गई, वहां पर भी आप अपने विचार को नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब हमारा क्या हो गया, बंधन वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। अब देखिए बंधन वाले प्रश्नों का ये भी है कि इनका उत्तर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, मतलब जो आंसर है उसका यूनिवर्सल वही रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी की सोच उसमें, एक व्यक्ति की सोच उसमें अलग हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की सोच उसमें अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब आप ये मत कहिएगा कि हाँ गलत आंसर भी तो बता सकता है, एक व्यक्ति सही बता सकता है, एक व्यक्ति गलत, तो दोनों में अंतर हो गया। नहीं, गलत आंसर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सही आंसर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसका आंसर भी एक तरीके से फिक्स होता है। लेकिन मुक्त अंत वाले ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर क्या है आपका कि जो आंसर है वो एक तरीके से फिक्स नहीं है। मतलब आप, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए अभी कोविड-19 चल रहा है और आप अपने सुझाव दीजिए अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने में, है ना। तो आपसे पूछा गया, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, तो क्या होगा, वो कुछ अलग सुझाव देगा, आप कुछ अलग सुझाव दोगे। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, है ना। तो यही मुक्त अंत वाले, और इसमें इसकी खासियत होती है, मैंने बताया पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब किसी और व्यक्ति का अलग होगा, किसी और व्यक्ति का अलग होगा। और यहाँ पर ये नहीं है, मैंने बताया कि इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है ना, कि मतलब मान लीजिए उस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपका कम अच्छा है, दूसरे व्यक्ति का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है आंसर, तो यहाँ पर ये नहीं कि आपका आंसर पूरी तरीके गलत कर दिया जाएगा। अगर कम अच्छा वाली बात है तो वो अलग से मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, बट यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, और यहाँ पर फिक्स होता है, इतना आपको समझना है। अब इसमें कौन कौन से आगे मुक्त अंत वाले में आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आ गए, आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आ गए, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो आ गए, है ना। तो ये मतलब होता है इसका। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट बताती हूँ। सीटेट में मैं हमेशा जब भी पढ़ाऊंगी तो मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं कि मतलब ये कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकता है। देखिए एक और बात, जो भी ये बंद अंत वाले मुक्त अंत वाले प्रश्न है, इसमें कभी हमेशा आपको जो भी मुक्त अंत वाले प्रश्न है इनको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। और बंद अंत वालों को हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। मैं जब भी हमेशा बोलूँ तो मतलब 101% श्योर बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बंद अंत वाले हमेशा सीटेट की निगाहों में बिल्कुल चढ़े रहते हैं, मतलब हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई पेड़ है, आप पेड़ों की क्या उपयोगिता है, कोई 5 बिंदु दें। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज, बताइए कौन सा है, बंद अंत वाला या मुक्त अंत वाला। आप यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि भाई देखिए पेड़ों की उपयोगिता है, हमें 5 पॉइंट लिखने, हो सकता है किसी और व्यक्ति का अलग हो, किसी और व्यक्ति का अलग हो, ऐसा सोच रहे होंगे, और आप किस पे बताएंगे, मुक्त अंत वाले पर। ये आपका बिल्कुल तरीके गलत हो गया। क्या है, कहीं भी आपको अगर बाउंडेशन दे दी जाए, मतलब बाउंडेशन यहाँ पर दे दी गई 5 ही आपको लिखने हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी 5 उदाहरण दो और 2 उदाहरण से समझाएंगे, ऐसा कुछ भी कई सारे आपको मिलेंगे। आप बच्चों को 5 ये करने के लिए देंगे, 6 ये करने के लिए देंगे, मतलब ये आप देखोगे ना, जब सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं और ये हमेशा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ बच्चे को बांध दिया है, आपने बांध दिया है, वो अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, जो है ये बंद अंत वालों में आएगा और ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। हमेशा पहली बात नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुक्त अंत वाले मैंने बता ही दिया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने को बच्चे को स्वतंत्रता होगी। बच्चे की कभी हमेशा सीटेट में बच्चे की जो विचार की अभिव्यक्ति है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बंद अंत वाले मैंने बता दिया आपको नेगेटिव लेके चलने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये सब। जैसे कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाँ, आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया आपको और कह दिया कि मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ाया है बच्चों को, तो आप निम्न में से किस तरीके से
कौन सा प्रश्न पूछना बच्चे के लिए ज़्यादा सही होगा। तो उसमें आपको ऐसे देगा कि जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ाई तो आप बताएंगे कि बताइए स्टोरी में जो कितने मित्र थे आपस में जिनकी घनी मित्रता थी, तो है ना ऐसा देगा कि आप पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, है ना। या दूसरा आपको देगा कि बताइए राम और श्याम के बीच लड़ाई का क्या कारण था, ऐसा देगा। तीसरा देगा आपको कि बताइए आपके हिसाब से राम और श्याम में किसने मतलब नैतिकता का पालन किया या कौन ज़्यादा अच्छा था और उसके अच्छे होने का कारण भी बताइए। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ बच्चे की अभिव्यक्ति दिख रही है, जबकि जो पहले और दूसरे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा, जैसे पहला तो बिल्कुल रटने वाला था, दूसरे वाला थोड़ा कम था और तीसरे वाले में जो था पूरी अभिव्यक्ति आ गई। तो आपको हमेशा जो सीटेट है उसमें पहली बात तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको देखना है बेस्ट कौन सा। देखिए दूसरा भी थोड़ा ठीक लग रहा है पर तीसरा जहाँ अभिव्यक्ति की बात आ गई तो वो बेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं चिंतन की बात करती हूँ, अभिसारी और अपसारी चिंतन, है ना। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, देखिए मैं यहाँ पर इसी में लिख देती हूँ, चलिए मैं इधर समझा देती हूँ। अभिसारी और अपसारी चिंतन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट और इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है। अब देखिए अभिसारी का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए अभिसारी का मतलब है कि आप क्या है किसी भी मतलब एरिया से एक पॉइंट पे केंद्रित होते हैं, आपकी जो सोच है वो कहीं तरीके ऐसे भटक रही है और आप एक जगह केंद्रित हो रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए इंडिया के पीएम कौन है, तो आप क्या है आपके माइंड में कई सारी इंफॉर्मेशंस होंगी, है ना। आपके स्कीमा में याद आया प्याजे, है ना, तो वही, तो आपके स्कीमा में कई सारी चीजें होंगी, लेकिन आप उस पॉइंट तक अपने माइंड को ले गए ऐसे करके जहां पर आपका जो एक इंफॉर्मेशन थी, जहां पर मोदी जी थे, है ना। तो मतलब आप कई सारी दिशाओं से आपका जो माइंड है वो एक तरफ केंद्रित हो रहा है। तो वही है हमारा क्या है, वही है हमारा अभिसारी चिंतन, मतलब एक बिंदु की तरफ केंद्रित होगा। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या है कि आपका माइंड जो है वो एक बिंदु से कई दिशाओं की तरफ जाएगा। जैसे आपसे कहा गया, जैसे मैंने अभी कोविड-19 वाला एग्जाम्पल दिया था कि बताइए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, है ना, इस समय। तो यहाँ पर क्या है आप ऐसे सोचोगे, आप एक बिंदु पर नहीं जा रहे हो, आपको कोई रटा हुआ पड़ा नहीं है माइंड में कि हाँ आपने उस बिंदु पर केंद्रित कर दिया हो गया, नहीं, आपको अपनी सोच को फैलाना पड़ेगा और फैला के आप कई सारे एरियाज में फोकस करोगे और फिर सोचोगे कि हाँ क्या इसके लिए उपाय हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अपसारी चिंतन में। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये होता है। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा, जो अभिसारी चिंतन है वो किससे रिलेटेड है, अभिसारी चिंतन कहीं ना कहीं आपका बंद अंत वालों से, क्योंकि यहाँ पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न या कोई भी चीज ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो थोड़ा सा रटने टाइप के होंगे, है ना, या कुछ भी, तो आपको माइंड को अपने एक जगह केंद्रित करना होगा जाके, है ना, आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कई सारे पक्ष में। और जबकि अपसारी चिंतन एक किस तरीके से आपका रिलेटेड है, मुक्त अंत वालों से। तो ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि अपसारी चिंतन किससे रिलेटेड या मुक्त अंत वाले प्रश्न जो है वो सीधी तरीके से किससे संबंधित होते हैं, अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन में एक और बात, अपसारी चिंतन में एक चीज आती है वो है क्रिएटिविटी। क्या है क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता। क्या है सृजनात्मकता, देखिए सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई भी चीज जो परंपरागत तरीके से हो रही है उसको अपनी तरीके आपने कैसे ढाला, है ना, मतलब आपकी नई सोच वहां पर बनी, मतलब परंपरागत तरीके से हटकर सोचना। वो कैसे आएगा, जब आप अपने माइंड को कई दिशाओं में फैलाओगे तब आएगा। ऐसा नहीं है रटी पड़ी है तो आपने वहीं पर जाके देख लिया, नहीं, आप क्रिएटिव माइंड होगा तो आप जितना कोई साधारण व्यक्ति एक चीज को एक ही तरीके से सोच सकता है, आप उस चीज को 20 तरीके से सोच सकते हो। तो ये होती है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी यहाँ पर सीधे मैंने बताया कि आपको माइंड को अपने एक्सपेंड करना पड़ेगा, कई दिशाओं में सोचना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये अपसारी चिंतन से रिलेटेड हो जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने बताई बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान देके चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या ब्लूम के अनुसार जो वर्गीकरण है शैक्षिक उद्देश्यों का, वो इसको ये भी कहते हैं, मूल्यांकन के पक्ष भी कहते हैं। जो इन्होंने बताया कि मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। पहले तो ब्लूम के बारे में जान लेते हैं। ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी है वो कब दी थी, 1956 में दी थी, और इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया था। अभी पहले मैं इन 3 पक्षों की बात कर लेती हूँ मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, मतलब इन चीज़ों का मूल्यांकन हो सकता है, या इस तरीके से हम कहें कि आपका जो विकास है या आपका जो मतलब आप कभी भी कोई भी चीज़ आपका विकास होता है तो इन 3 पक्षों में ही होता है ना। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो इन 3 पक्षों में आपका जो है वो विकास होता है। भाई साफ सीधी बात है, जिसका विकास होगा उसका ही तो मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो इसका मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनका क्या मतलब होता है, इन 3 जो पक्ष हैं उनमें क्या करना है, इनका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं और इनकी हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। आपको बस एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है। कौन कौन से पक्ष होते हैं, पहला तो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो हमारा पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष भी बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से संज्ञानात्मक पक्ष, चलिए मैं लिख देती हूँ संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो है हमारा वो है भावात्मक पक्ष, और जो तीसरा है हमारा वो कौन सा है, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो ये है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो भावात्मक है वो हमारा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और जो क्रियात्मक पक्ष मतलब है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। मतलब आपका जो विकास है वो इन्हीं 3 पक्षों में होता है ना। आप जब सीखते हैं कोई भी चीज़ तो वो इन्हीं 3 पक्षों में कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है, और तभी इन 3 पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, सीधे सीधे एक वर्ड में बात करूँ तो संज्ञानात्मक मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, है ना। जब मैं पियाजे की थ्योरी बता रही तो पियाजे की थ्योरी जो डिस्कशन मैंने किया है, आप अगर वो देख लेंगे ना, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल, क्योंकि पियाजे बिना समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए संज्ञानात्मक पक्ष की मैं बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष सीधे सीधे आपका मेंटल एबिलिटी से, मतलब माइंड से रिलेटेड, ठीक है, मतलब माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी जितनी भी होती है, आपने आज मैं पढ़ा रही हूँ, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं अपने स्कीमा में इसको डाल रहे हैं, तो ये क्या है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है, ठीक है। अब देखिए भावात्मक पक्ष क्या है, आप जैसे समाज के साथ रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आपके अंदर जो एक तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, है ना, जो आपके माइंड से रिलेटेड नहीं, आपके हार्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वो आपका क्या होगा, आपका भावात्मक पक्ष में आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसमें क्या होगा, ये किससे सीधे सीधे रिलेटेड है, आपका भावात्मक पक्ष, आपका मैंने बताया सीधे सीधे आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष कहीं ना कहीं हमारे जो किसी भी चीज को अप्लाई करने से रिलेटेड है। अप्लाई करने का मतलब आपके कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड है। जैसे क्रियात्मक पक्ष, आपने दौड़ना सीखा, वो आपके किस में आएगा, क्रियात्मक पक्ष में आएगा। और क्या आएगा, आपको कोई भी चीज सिखाई गई, आपने किसी भी चीज को सीखा और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने कोई भी चीज सीखा उसके बाद आप जैसे प्रश्नावली हल कर रहे हैं, है ना, या कुछ भी इस तरीके से, वो होगा क्रियात्मक। आपको क्रियाएं करना, किसी भी तरीके कोई भी क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको समझना है। संज्ञानात्मक पक्ष को अगर एक वर्ड में बात करें, जैसे कभी कभी वैसे आता नहीं पर मैं बता दे रही हूँ, ब्लूम ने इसको अगर एक वर्ड में बात करें तो ज्ञान कहा है, और इसको भावात्मक पक्ष को मनोवृत्ति या एटीट्यूड, मनोवृत्ति कहा, है ना, और क्रियात्मक पक्ष को सीधे सीधे रिलेट किया कौशल से, है ना। तो आप ये बात समझ सकते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए सीटेट में क्या आता
आता है। पहले तो ये आपको समझना जरूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद इनका भी वर्गीकरण किया अलग अलग, कि इसमें जैसे 6 इनके पार्ट बताए कि 6 स्तरों में इसका जो संज्ञानात्मक पक्ष उसका विकास होता है या उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, 6 स्तर होते हैं। इसमें बताया 5, ऐसे ही इसमें बताया। तो आपका जो सीटेट है उस सीटेट के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञानात्मक। ठीक है, इसका डिवीजन कैसे हुआ ये पढ़ना है। बाकी आपको ज्ञानी बनना है तो आप बुक बहुत सारी हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। बुक नहीं है आपके पास तो आपके पास क्या है? मोबाइल है, आप निकाल के गूगल पे डाल के कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट मैं वही पढ़ाऊंगी जो यूजफुल है। तो यूजफुल है तो फिर यूजफुल सिर्फ आपको संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ना है, कुछ भी और नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं सीटेट में, आपको पढ़ना है तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किया था, भावात्मक का ब्रैथवेल एंड मारिया और ब्लूम ने किया था, और क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन तथा हैरो ने किया था। आप ये सब फैक्चुअल चीज़ें कहीं भी ढूंढ सकते हैं, बट जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। चलिए संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। इन्होंने हायरार्की दी, मतलब स्तर दिया कि भाई संज्ञानात्मक पक्ष का अगर हमको मूल्यांकन करना है तो एक स्तर, मतलब हायरार्की का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्तरों में होती है, मतलब पहले उसका नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो एक जो स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं, वही हायरार्की होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे 6 बताए इन्होंने, 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे जो बताया वो था हमारा ज्ञान। ठीक है, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ विश्लेषण। ठीक है, चौथा है संश्लेषण, चौथा है विश्लेषण, 5वां है संश्लेषण और 6ठा है आपका मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नॉलेज हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा आपका, है ना, एप्लीकेशन हो जाएगा, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ आपने देखी, जैसे मैं चलिए ऐसे बता देती हूँ, ये आप बहुत यूज करते होंगे। जैसे कोई एप्लीकेशन आपने देखा है, मतलब कोई भी ऐप आपने देखा किसी का भी, जैसे आप यूट्यूब में देखते होंगे ऐड आ रहा है किसी भी चीज़ का नीचे ऐप का, है ना। तो आपने ऐप को जाना तो आपने सिर्फ उसका नाम जाना। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? ज्ञान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, वो आ गया आपका ज्ञान के अंतर्गत। बोध का मतलब ये है कि आपने उसको इंस्टॉल किया और मतलब आप समझ पाए, मतलब क्या है बोध का मतलब ये है कि जैसे ज्ञान का मतलब आपने सिर्फ उस चीज़ को जाना, और बोध का मतलब हो सकता है उसमें नीचे लिख के आ रहा हो कि इसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो वो आप क्या मतलब आपके बोध में वृद्धि, मतलब आप समझ पाए कि हाँ इसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। अब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही आपने इंस्टॉल किया तो आप अब उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब आप उसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप उसको क्या है यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आप अभी प्रयोग करना नहीं सीखे हैं। पर अगर आप यूज करना सीख गए तो वो आ जाएगा आपका प्रयोग में। अब विश्लेषण का मतलब ये है कि आपने अब देखा कि भाई इस ऐप के माध्यम से क्या क्या चीज़, जो भी ऑप्शन उसमें दिए थे उसमें क्या चीज़ सही तरीके से होती है, क्या चीज़ सही तरीके से नहीं होती है ना। या फिर इसमें ऐड बहुत आते हैं, ऐसा कुछ भी आपने कैटेगराइज कर लिया चीज़ों को, मतलब आपने चीज़ों को यहाँ पर किससे तोड़ के देख लिया, एक तरीके से तोड़ के देख लिया टुकड़ों में। आपने देखा कि हाँ इसकी भाई ये जो है ये तो चीज़ अच्छा करता है, इसमें फ़ोटो तो अच्छी आती है बट इसमें ऐड बहुत आते हैं। तो आपने इस तरीके से क्या हुआ एनालाइज किया। संश्लेषण का मतलब है अब आप देख रहे हैं, आपने एनालाइज तो कर लिया, अब आप उसको एज अ होल देख रहे हैं कि मतलब ये पूरी तरीके से इसमें क्या सुधार होने चाहिए या किस तरीके से क्या ये थोड़ा यूज़फुल है या नहीं है। और मूल्यांकन में आप उसको बिल्कुल एक फीडबैक दे देंगे कि भाई इसको मैं 3 स्टार देती हूँ, ये बिल्कुल मतलब मुझे कम समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। एक और मैं एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे आपके पास जैसे मोबाइल है, कोई आपने ऐसे मोबाइल पकड़ा, मोबाइल देखा कि भाई ये मोबाइल है, आपने देखा
मोबाइल वैसे मैं आसपास कोई रखा नहीं, जैसे मैं दिखाती, ठीक है। जैसे मोबाइल आपने देखा, मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, आपने इस मोबाइल को देखा और आप जानते हैं कि ये मोबाइल है, आपके घर में मम्मी पापा भी जानते होंगे कि हाँ ये मोबाइल है, तो ये तो सिर्फ ज्ञान हो गया। अब इस मोबाइल से क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है, फ़ोटो खींची जा सकती हैं, और क्या क्या किया जा सकता है, आपका कैलकुलेटर होता है इसमें, है ना, और बात की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हो गई मोबाइल के बारे में। तो ये अगर आप जानते हैं तो ये हो गया बोध के अंतर्गत। ये आपके घर में भी बड़े भी जानते होंगे कि हाँ इसका मतलब बोध होता है। अब देखिए, मतलब इसका मतलब मोबाइल से क्या क्या किया जाता है उनको सबको ही पता होगा। जैसे बहुत बूढ़े लोग आपके घर में, दादी बाबा कोई हो, तो उन्हें पता होगा ये बात कि इससे ये हो सकता है। लेकिन आप अगर उन्हें मोबाइल पकड़ा देंगे कि आप इसे जरा चला लीजिए, तो वो नहीं चला पाएंगे। तो मतलब उन्हें प्रयोग करना नहीं आ रहा है। पर आप अगर प्रयोग कर ले रहे हैं तो आपको प्रयोग करना आता है। आप जैसे ही प्रयोग करना सीखा, उसके बाद ऊपर का लेवल हमारा आ जाएगा विश्लेषण करना। आज जब आप प्रयोग कर पाओगे तभी तो बताओगे भाई इसमें कौन कौन से फीचर्स अच्छे हैं, कौन कौन से नहीं अच्छे हैं, है ना। तो वो आपने चीज़ों को अब तोड़ करके देखना स्टार्ट किया कि भाई ये चीज़ इसमें अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, इसका कैमरा अच्छा है बट ये जो इसकी बैटरी है वो मुझे सही नहीं लगी, है ना, और ये वर्क थोड़ा धीरे से करता है, तो लेकिन जो है वो सॉलिड है, मतलब ज़्यादा टूटने का खतरा नहीं। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखा तोड़ के। ये हो गया विश्लेषण में। संश्लेषण में आपका क्या आ जाएगा कि अब आप ये देखोगे कि भाई ओवरऑल, अब मैं देखती हूँ जरा ओवरऑल, मतलब यहाँ पर तो आपने टुकड़ों को देखा था, पर आप टुकड़ों को यहाँ समेट के देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे कि भाई ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर आप मूल्यांकन करेंगे कि मतलब आपने टुकड़ों में तोड़ के देखा तो संश्लेषण में आपने एक पूरा व्यू बनाया, या आपने थोड़ा सा उसको, इसमें जो सुधार आप कर सकते थे किसी ना किसी तरीके, वो आपने सुधार करने की कोशिश की। हो सकता है उसकी सेटिंग कोई गलत लगी हो, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि भाई उसकी सेटिंग गलत हो इसलिए ज़्यादा बैटरी पी रहा हो, है ना, आपने कोई ऐसे ऐप इंस्टॉल कर रखे हो, तो अब आप उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। और मूल्यांकन में के अंतर्गत आता है कि आपने उस चीज़ को कैसे क्या किया, मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा कि अब आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि ओवरऑल अब ये जो मेरा मोबाइल है वो अच्छा है या नहीं है। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आप कितने स्टार देना चाहोगे इसे। तो आई होप आपको मेरी ये बातें सब समझ में आई होंगी। अब देखिए ब्लूम की एक रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है वो लॉरेन एंडरसन ने प्रस्तुत की, और उसमें क्या है कि जो भी यहाँ पर क्रिया शब्द है, जैसे यहाँ पर नॉलेज था, ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज को वहाँ पर किसमें कर दिया गया, रिमेम्बरिंग में, ठीक है। ऐसे ही आपका बोध था तो यहाँ पर कंप्रहेंशन था, तो वहाँ पर किसमें बदल दिया गया, अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ प्रयोग में एप्लीकेशन था, वहाँ अप्लाई हो गया। तो मतलब जो भी नाउन थे उनको किसमें, वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। बस एक बात ध्यान रखनी है, जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है उसमें यहाँ जो है ये वाला स्तर है, इसमें मूल्यांकन को कर दिया गया है, और जो ये ऊपर वाला स्तर है इसको क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता को कर दिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखना है। बाकी रिवाइज्ड से कोई मतलब नहीं है आपका। अगर रिवाइज्ड करके पूछे कि रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में जो 5वें स्तर पे कौन सा है, तो आपको क्या है, क्या बताना है, मूल्यांकन। 6वें स्तर पे सृजन बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बात। इससे ज़्यादा जो है टैक्सोनॉमी में ब्लूम की नहीं पूछा जाता। अब जैसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए रिकॉल करना मतलब प्रत्यास्मरण करना, रिमेम्बर करना, किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपका किससे, सीधे सीधे ज्ञान से रिलेटेड होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन आप तब कर पाओगे जब आप उस चीज़ के बारे में जानोगे। जैसे मोबाइल को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप उससे जानते हैं कि हाँ भाई मोबाइल के ये फीचर्स होते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, आपका बोध में आ जाएगा। मतलब व्याख्या करना किसी भी चीज़ को, कि है ना, व्याख्या करना, उसमें थोड़ा सा अंतर कर पाना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका बोध में, ठीक है। जिससे क्वेश्चन पूछे गए आज तक मैं उनकी बात बता रही हूँ, ज्ञान, बोध। अब इसे संश्लेषण में क्रिएटिविटी कई बार पूछ लिया जाता है ना, किसी भी चीज़ को, वो किससे सीधे रिलेटेड होगा, संश्लेषण से। तो
कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बाकी इन दोनों पक्षों का कोई मतलब नहीं है सीटेट में। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, बट मैंने आपसे वादा किया है मैं आलतू फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं सही बता रही हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना जो फीडबैक है कमेंट जरूर किया कीजिए। और आपके जो डाउट्स हैं लेके कि कोर्स देखिए, मैं कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं मैं वही कराऊंगी, वो जल्दी से करा दूँ CDP में। और जो टेलीग्राम में है, आज मैं शाम तक आपको डाल दूँगी वो जो भी नोट्स आपके जो EVS के थे, कुछ मैंने डाल दिए हैं, कुछ आज शाम को डाल दूंगी। ठीक है, तो आपका EVS वाला पोर्शन भी हो जाएगा, और धीरे धीरे मैं मैराथन लाने वाली हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप मेरे साथ बने हैं तो बस टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए, टेंशन मेरी होनी चाहिए। आप बस जो आ रहा है, बस मैं जिस पर फोकस कर रही हूँ उस पर आपको भी फोकस करना है। प्रीवियस ईयर लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।